दूर किसी गांव में एक राजा रहता था जिसका नाम रामधन था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। लेकिन इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। लेकिन तभी बरसों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हो जाती है और उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया जाता है। नागरिकों को राजमहल में दावतें दी जाती हैं। राजा की इस खुशी में प्रजा झूम रही होती है और उस राजकुमार का नाम नंद सिंह रखा जाता है। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी भी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ प्यार के कारण वह नंद सिंह बहुत बिगड़ गया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगी। नंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोहराम मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगता था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली कुछ दिनों की ही रह जाएगी। तभी एक मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय की सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि अब जब भी वे अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भीख मांग कर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उससे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भीख मांगनी होगी और भीख का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भीख मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भी भीख नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भर पेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आए। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने कहा। दोनों सैर पर निकले। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंचे, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे पूरा बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन वो भी ले आया। गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की। नंदन की यह दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा
कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन तुमने नीम की पत्तियां खाईं तो तुम्हें वह कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती हैं और वो अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है।